नमस्कार दोस्तों, आशा है आप अच्छा कर रहे हैं। आप देख रहे हैं दुनिया भर की राजनीति। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा कर रहे हैं जिस पर इस समय बहुत बड़ी बहस चल रही है। पिछले साल कर्नाटक और हाल ही में तेलंगाना में बीजेपी की हार के बाद लगभग सभी राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि दक्षिण भारत ने बीजेपी के लिए अपने राजनीतिक दरवाजे बंद कर दिए हैं या बीजेपी के दक्षिण भारत में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो आज हम गहराई में जाएंगे और देखेंगे कि क्या वाकई भारत के दक्षिणी राज्यों ने बीजेपी के लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं या फिर ये बीजेपी के लिए भारत के दक्षिणी राज्यों में फिर से एंट्री करने का एक और सुनहरा मौका है। इसलिए हम एक एक करके प्रत्येक दक्षिणी राज्य में जाएंगे और देखेंगे कि उनकी वर्तमान राजनीतिक संरचना क्या है और भाजपा कैसे अपना रास्ता बना रही है। मैंने देखा कि हमारे अधिकांश दर्शक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। यदि आप वास्तव में मेरे वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि कृपया YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे मुझे YouTube पर आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। आइए पहले राज्य कर्नाटक की बात करें। मई 2023 में बीजेपी कर्नाटक हार गई। उसे 36% वोटों के साथ 66 सीटें मिली, जबकि कांग्रेस को लगभग 43% वोटों के साथ 135 सीटें मिली। यह दक्षिणी भाग का एकमात्र राज्य था जहां भाजपा सत्ता में थी। राजनीतिक विश्लेषक ने कहा कि भाजपा को नुकसान कांग्रेस और DK शिवकुमार की रणनीति के कारण हुआ, लेकिन इसके विपरीत भाजपा को अपनी पार्टी के दिग्गज नेता BS येदियुरप्पा की उपेक्षा के कारण हार का सामना करना पड़ा, जिसके कारण कर्नाटक की राजनीति के प्रमुख समुदाय लिंगायतों के बीच एक बड़ा संदेश फैल गया कि भाजपा अब उसके कैडर की पार्टी नहीं रही। लेकिन इसके बाद नवंबर में 2023 बीजेपी ने पहली बार विधायक और पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व CM BS येदियुरप्पा के बेटे DY विजयेंद्र को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर गलती सुधारी। चूंकि कांग्रेस के पास कर्नाटक में 2 अलग अलग शक्ति केंद्र हैं, जहां स्थिति वैसी ही सामने आएगी जैसी कांग्रेस को राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच झेलनी पड़ी थी। और अंत में निश्चित रूप से भाजपा में सुधार होगा, क्योंकि भारत में लोग सरकार में स्थिरता पसंद करते हैं, न कि खींचतान और सरकार के भीतर ही युद्ध की स्थिति। दूसरा राज्य है तेलंगाना। यहां के चंद्रशेखर राव की TRS सत्ता में थी और हाल ही में कांग्रेस से हार गई। जैसा कि आज हम बीजेपी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, इसलिए अगर हम देखें तो बीजेपी ने 13.90% वोट हासिल किए और 8 सीटें जीती, जो कि पिछले विधानसभा चुनाव के प्रदर्शन से 7 सीटें अधिक है। बीजेपी को AIMIM से भी अधिक सीटें मिली, जिसके मध्य हैदराबाद में मुख्य मतदाता थे। भाजपा के एक उम्मीदवार KV रमण रेड्डी ने तेलंगाना के वर्तमान मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव को हराया, जिन्होंने राज्य में 10 वर्षों तक शासन किया, और साथ ही कांग्रेस के मुख्यमंत्री चेहरे रेवंत रेड्डी को हराया, जिससे सीधे तौर पर पता चला कि जहां भी भाजपा ने TRS जैसी क्षेत्रीय पार्टी या यहां तक कि कांग्रेस के खिलाफ मजबूत उम्मीदवार खड़ा किया, लोगों ने उन्हें वोट दिया। जहां भी तेलंगाना के लोगों को TRS और कांग्रेस को खारिज करने का मौका मिला, लोगों ने उन्हें खारिज कर दिया। भले ही आप कांग्रेस के CM का चेहरा देखें, रेवंत रेड्डी कभी ABVP कार्यकर्ता थे, जो RSS की छात्र शाखा है। इसे समझने के लिए आइए कर्नाटक का उदाहरण लेते हैं। पहले कर्नाटक में 2003 से पहले क्षेत्रीय पार्टी JDS और कांग्रेस के बीच लड़ाई थी, लेकिन 2000 के बाद JDS कम महत्वपूर्ण और कम शक्तिशाली हो गई, जिसके कारण राज्य में बीजेपी के प्रवेश के लिए जगह बन गई। और फिर 2004 तक यह इतनी बढ़ी कि यह कर्नाटक में लगभग सबसे बड़ी पार्टी बन गई, और तब से यह सीधा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच हो गया। जहां बीजेपी को हमेशा कांग्रेस से बढ़त मिलती रही, तो उदाहरण से हम आसानी से देख सकते हैं कि अगर किसी राज्य में क्षेत्रीय पार्टी के सिकुड़ने के कारण जगह खाली हो रही है, तो निश्चित रूप से बीजेपी ने ऐसी स्थिति का फायदा उठाया है। तीसरा राज्य आंध्र प्रदेश है, जहां YSR कांग्रेस सत्ता में है। और आंध्र के बारे में दिलचस्प बात यह है कि तेलंगाना के साथ अलग होने के बाद कांग्रेस इस राज्य में बेहद कमजोर है, जिसके चलते यह लड़ाई YSR और चंद्रबाबू नायडू की TDP के बीच थी। लेकिन अब चंद्रबाबू नायडू भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे हुए हैं, जिससे बीजेपी को आंध्र में कुछ महत्व हासिल करने का बड़ा मौका मिला है। हालांकि यह निश्चित रूप से 1 या 2 वर्षों में नहीं होने वाला है, लेकिन निश्चित रूप से आने वाले कुछ वर्षों में जब लोग YSR कांग्रेस का विकल्प ढूंढना शुरू कर देंगे, तो ऐसी स्थिति में उनके पास केवल भाजपा ही विकल्प बचेगा।
क्योंकि कांग्रेस आंध्र में ताकत नहीं है। टीडीपी वही पार्टी नहीं है जो पहले थी, विशेषकर चंद्रबाबू नायडू की अनुपस्थिति में। अभी तक बीजेपी वाईएसआर का बहुत हद तक विरोध नहीं कर रही है। कारण बिल्कुल साफ है, क्योंकि वाईएसआर कांग्रेस ने लोकसभा और राज्यसभा में पारित होने वाले लगभग हर बिल पर बीजेपी की मदद की है, जिसके कारण यह ओडिशा जैसी ही स्थिति है, जहां क्षेत्रीय पार्टी बीजू जनता दल ने भाजपा के साथ एक समझौता किया है कि आम चुनाव में आप लोकसभा में सीटें रखेंगे और सत्ता पर कब्जा करेंगे, जबकि राज्य विधानसभा चुनाव में बीजू जनता दल सीटें रखेंगे और राज्य में सत्ता पर कब्जा करेंगे। वाईएसआर अब उसी मॉडल को आंध्र में लागू कर रहा है, जिससे बीजेपी को आसानी होगी। तो दोस्तों, यह हमारा पहला भाग है जहां हमने 3 राज्यों को कवर किया है, जबकि अगले भाग में हम देखेंगे कि अन्य 2 दक्षिणी राज्यों में भाजपा के विस्तार की कितनी संभावना है।